इस मूवी में हम देखेंगे कि एक लड़के पर एक बड़ा शेर हमला करता है, पर वो लड़का इस हमले में मरता नहीं है, बल्कि उसे कुछ सुपर पावर्स मिलते हैं। इस मूवी का नाम है क्रेवन द हंटर। कहानी शुरू होती है जब एक रहस्यमयी कैदी रूस की एक जेल में आता है। उसका सेलमेट हैरान होता है जब वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, जबकि यहाँ सबको उम्र कैद हुई है। बाद में 2 गुंडे उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। हंगामे की वजह से उसे जेल के गैंग लीडर सैम्योन कोर्नी के पास ले जाया जाता है। वो नाम क्रेवन बताता है और कहता है कि वो गलत लोगों का शिकार करता है। सैम्योन इससे थोड़ा असहज महसूस करता है और कहता है कि ये हंटर तो बस एक अफवाह है, लेकिन फिर क्रेवन साबित करता है कि ये सच है। वो अकेले ही सैम्योन के सारे गुंडों को मार देता है, वो भी एक लायन के दांत से। इसके बाद वो सैम्योन को भी मार देता है। जब गार्ड आता है तो क्रेवन उस पर भी हमला करता है और जेल की दीवार पर चढ़ने लगता है। वो फुर्ती से लोहे की सलाखें उखाड़ देता है और छत से कूद जाता है। गार्ड्स की गोलियां भी उसे नहीं छू पाती। क्रेवन जेल की दीवार लांघकर बर्फीले तूफान में भाग जाता है, जहां पहले से ही एक एयरप्लेन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपने नकली टैटू को हटाता है और उसी समय गार्ड को असली टैटू वाला बॉडी मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि उसने जानबूझकर असली कैदी की जगह ले ली थी। इसके बाद कहानी 16 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में चली जाती है। 2 भाई सर्गेई और दिमित्री अपनी मां की मौत का शोक मना रहे होते हैं। तब अचानक उनके पिता निकोलाई उन्हें स्कूल से लेने आ जाते हैं। निकोलाई एक क्रिमिनल है और अपने बेटों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता है। वो कहता है कि उनकी मां कमजोर थी, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। वो कहता है कि कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। फिर वो दोनों को एक हैंगर पर ले जाता है और बताता है कि वो शेरों का शिकार करने जा रहे हैं ताकि वो असली मर्द बन सकें। वहीं दूसरी ओर तंजानिया में एक बच्ची कलिप्सो टैरो कार्ड पढ़ना सीख रही होती है। उसकी दादी भविष्यवाणी करती है कि वो जल्द ही एक हादसे की गवाह बनेगी और उसे एक जादुई दवाई देती है जिसमें चमत्कारी हीलिंग पावर्स होती हैं। निकोलाई अपने बेटों को सिखाता है कि इंसान सबसे बड़ा शिकारी है और जानवरों को उनसे डरना चाहिए। वो दिमित्री की कमजोरी से निराश होता है और सबके सामने उस पर चिल्लाता है। रात में दोनों भाई इस बारे में बात करते हैं और पता चलता है कि दिमित्री निकोलाई का असली बेटा नहीं है। अगले दिन एक व्यापारी एलेक्स निकोलाई को एक पार्टनरशिप प्रपोज करता है, लेकिन निकोलाई उसकी कमजोर सेहत का मजाक उड़ाता है और उसे ठुकरा देता है। उसी दिन लड़कों को वो फेमस शेर दिख जाता है जिससे इलाके में कई लोगों की मौत हुई है। सर्गेई को उस शेर से कोई कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन तभी निकोलाई गोली चला देता है जिससे शेर गुस्से में आ जाता है। झार नाम का वो शेर सर्गेई के बैग को पकड़कर उसे घसीटने लगता है, जबकि निकोलाई लगातार उस पर गोली चलाता रहता है। उसी समय कलिप्सो अपने माता पिता के साथ जिराफ की तस्वीरें खींच रही होती है। तब वो अचानक किसी आवाज से आकर्षित होकर वहां पहुंच जाती है जहां शेर सर्गेई को छोड़कर जा रहा होता है। सर्गेई बुरी तरह घायल होता है और शायद गोलियों से भी जख्मी हो जाता है। शेर का एक खून का कतरा उसके घाव पर गिरता है और तभी कलिप्सो उसे अपनी जादुई दवाई पिला देती है। सर्गेई बेहोश रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ सुपरनैचुरल हो रहा होता है। उसकी आंखों के सामने वाइल्ड लाइफ का इमेज घूमने लगती है और एक फीमेल वॉइस मंत्र पढ़ने लगती है जो नेचर की शक्तियों को बुला रही होती है। कलिप्सो उसके पास अपना एक टैरो कार्ड छोड़ देती है और फिर बचाव दल आकर सर्गेई को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है। निकोलाई अपने बेटों को इंग्लैंड के अपने विशाल घर में ले जाता है। वहां सर्गेई को अपनी मां का एक लेटर मिलता है जिसमें वो अपने किए की माफी मांगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कभी अपने पिता जैसा ना बने। उसी दिन निकोलाई घोषणा करता है कि दिमित्री अकेले न्यूयॉर्क स्कूल वापस जाएगा, जबकि सर्गेई को उसके साथ रहकर क्राइम की दुनिया में कदम रखना होगा। फिर निकोलाई शेर के कटे हुए सिर को दिखाता है जिसे उसने दीवार पर टांग दिया था। ये देखकर सर्गेई को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। आधी रात को वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से दूसरी मंजिल से गिर जाता है। लेकिन उसके नए रिफ्लेक्सेस उसे सेफली जमीन पर उतरने में मदद करते हैं। जब दिमित्री उसे देखता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन सर्गेई कहता है कि उसे जाना ही होगा क्योंकि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। एक शिप में छुपकर ट्रैवल करते हुए सर्गेई ईस्टर्न रशिया पहुंचता है। वहां भी उसकी सेंसेस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती हैं।
उसके जानवरों से जुड़े स्पेशल कनेक्शन उसे एक बड़े खतरे से बचाते हैं जब वो एक दौड़ती हुई झुंड के नीचे कुचले जाने से बच जाता है। आखिरकार सरगेई उस जगह पहुंचता है जहां वो अपनी मां के साथ कैंपिंग करता था। वहां वो अपनी नई ताकत को टेस्ट करना शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि अब वो तेज दौड़ सकता है, ऊंचाई पर कूद सकता है और पेड़ों पर चढ़ सकता है, जैसे उसने अलग अलग जानवरों की एबिलिटी हासिल कर ली हो। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। एक पेड़ के ऊपर से वो 2 शिकारी देखता है और तुरंत वहां भागकर पहुंचता है जहां कई मरे हुए जानवर पड़े होते हैं। शिकारी उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन सरगेई जमीन से एक चाकू उठा लेता है। वो पहला शिकारी को सीधा माथे पर वार कर गिरा देता है और फिर दूसरे शिकारी को अपने हाथों से मार देता है। इसके बाद उसे पास से एक और गाड़ी गुजरती हुई दिखती है जिसमें और हथियारबंद लोग होते हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसका काम अभी शुरू ही हुआ है। सालों बाद सरगेई क्रिमिनल्स का शिकारी बन जाता है और खुद को क्रेवन बुलाने लगता है, लेकिन वो अब भी कलिप्सो का दिया हुआ टैरो कार्ड अपने पास रखता है और रशिया में अकेले रहता है। उसका अगला निशाना आंद्रे है, जो अवैध रूप से जानवरों के सींगों की तस्करी कर रहा होता है। जब क्रेवन उसका रास्ता रोकता है तो आंद्रे हंसता है और कहता है कि वो 6 लोग हैं और क्रेवन अकेला है। लेकिन क्रेवन जवाब देता है कि ये संख्या अब बदलने वाली है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, क्रेवन नीचे से होते हुए उसकी छत तक चढ़ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में 4 लोगों को खत्म कर देता है। आंद्रे और उसका एकमात्र बचा साथी दूसरी गाड़ी से भाग जाते हैं, लेकिन क्रेवन गाड़ी का नंबर देख लेता है। लंदन पहुंचकर आंद्रे अपने बॉस को घटना के बारे में बताता है और झूठ बोलता है कि उसने उस रहस्यमयी शिकारी को मार दिया है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका बॉस पहले ही मारा जा चुका है और उसकी कुर्सी पर खुद क्रेवन बैठा है। वो आंद्रे को दीवार पर चिपकाकर उसका नाम अपनी लिस्ट से काट देता है। उसी समय कलिप्सो भी लंदन में होती है और वकील के तौर पर काम कर रही होती है। उसने हाल ही में अपने एक साथी को खो दिया जिसे सेम्योन कोर्नी के गुंडों ने मारा था। उसके अंतिम संस्कार के बाद क्रेवन उससे मिलता है और उसे वो कार्ड दिखाता है जो उसने उसे सालों पहले दिया था। वो उसे बताता है कि उसके दोस्त की मौत का बदला लिया जा चुका है क्योंकि सेम्योन अब मर चुका है। क्रेवन ये भी कबूल करता है कि वही वो शिकारी है जिसे सब द हंटर कहते हैं। ये सुनकर कलिप्सो असमंजस में पड़ जाती है क्योंकि न्याय पाने के उसके तरीके क्रेवन से बहुत अलग हैं। उसे ये भी डर है कि क्रेवन कहीं अपने पिता की तरह न बन जाए, लेकिन क्रेवन समझाता है कि उसने अपने पिता को ठुकरा दिया था। वो बताता है कि वो केवल अपने भाई दिमित्री से कांटेक्ट रखता है जो अब लंदन में रहता है। क्रेवन उसे अपनी लिस्ट दिखाता है और कहता है कि कानूनी तरीकों से क्रिमिनल्स को सजा देना उतना असरदार नहीं है जितना उसके तरीके। वो कलिप्सो को एक पार्टनरशिप प्रपोज करता है। वो क्रिमिनल्स का पता लगाने में उसकी मदद करे। कलिप्सो इस पर सोचने का वादा करती है। इस बीच एलेक्से नाम का एक बिजनेसमैन अपने एडवाइजर ब्रेंट से हंटर के बारे में बात कर रहा होता है। उसे इस अफवाह पर ज्यादा विश्वास नहीं होता और वो सोचता है कि अगर ऐसा कोई है भी तो उसे किसी भी और दुश्मन की तरह हराया जा सकता है। ब्रेंट सेम्योन कोर्नी के गैंग मेंबर्स से एक मीटिंग सेट करता है। एलेक्से उन्हें बताता है कि अब वो मरे हुए गैंगस्टर की जगह लेने वाला है, लेकिन तीनों उसका मजाक उड़ाते हैं और उनमें से एक उस पर गोलियां चला देता है। लेकिन एलेक्से पर कोई असर नहीं होता और वो बिना किसी चोट के खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी शर्ट उतारने लगता है। तभी सभी को समझ आता है कि उसे राइनो क्यों बुलाया जाता है। एक खास केमिकल की वजह से वो खुद को एक जानवर में बदल सकता है, लेकिन जब वो देखता है कि गैंगस्टर्स पहले ही डर चुके हैं तो वो अपनी शक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करता। उनमें से एक आदमी अब भी अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक स्नाइपर गोली मार देता है। इसके बाद एलेक्से बाकी दोनों को देखता है और पूछता है कि उनमें से कौन उसका नया पार्टनर बनेगा। उनमें से एक तुरंत दूसरे को गोली मार देता है, जिससे एलेक्से का फैसला आसान हो जाता है। एलेक्से का पहला काम एक घात लगाकर निकोलाई पर हमला करना होता है। ये हमला दिमित्री के रेस्टोरेंट में होता है, जहां दिमित्री अपने टैलेंट से मशहूर सिंगर्स की नकल कर रहा होता है। लेकिन निकोलाई जाल को भांप लेता है और किसी को शील्ड बनाकर गोलियों से बच जाता है। दूसरी तरफ दिमित्री छिप जाता है। ब्रेंट एलेक्से को बताता है कि हमला असफल रहा और वो अब भी अपनी विरोधी माफिया से छुटकारा नहीं पा सके हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। एक गुमनाम व्यक्ति ने ब्रेंट को एक फाइल दी है, जिससे पता चलता है कि हंटर असल में सरगेई है। एलेक्से इसके बाद द आउटसाइडर नाम के एक आदमी से कांटेक्ट करता है जो सालों से हंटर की तलाश कर रहा था।
वो रशिया के जेल में जाकर उसकी छानबीन करता है। वो भी कुछ खास शक्तियों वाला इंसान होता है। जब एक गार्ड उसे रोकता है तो वो उसे हिप्नोटाइज करके उसकी बंदूक ले लेता है और उसे मार देता है। दिमित्री के बर्थडे पर क्रेवन को अपने पिता के साथ डिनर में बैठना पड़ता है। पार्टी के बाद दिमित्री अपने भाई से कहता है कि उसने उसे उस रात छोड़कर जाने के लिए उसे माफ कर दिया है। रात में क्रेवन को सोफे पर सोने में दिक्कत होती है तो वो घास पर सोने चला जाता है, लेकिन सुबह जब वो वापस पेंट हाउस में आता है तो देखता है कि दिमित्री को अभी अभी किडनैप किया गया है। वो खिड़की से किडनैपर्स को देखता है और ऊंचाई से छलांग लगाकर उनके पीछे भागता है। ड्राइवर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन कार तक कूद जाता है और दरवाजा उखाड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे टक्कर मारकर गिरा दिया जाता है। क्रेवन होश में आते ही देखता है कि किडनैपर गाड़ी बदल रहे हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। एक आदमी गोली चलाता है, लेकिन उसे भाला लग जाता है। क्रेवन हेलीकॉप्टर से लटका रहता है जब तक कि वो किसी चीज से टकराकर नीचे नहीं गिर जाता। भीगा हुआ वो सीधा कैलिप्सो के ऑफिस जाता है, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स और सेक्रेटरी उसे देखकर डर जाते हैं। वो कैलिप्सो को सब बताता है और किडनैपर्स का पता लगाने के लिए मदद मांगता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उनमें से एक टर्किश है और उसके चेहरे पर एक गहरा निशान है। कैलिप्सो अपने कॉन्टैक्ट्स को यह जानकारी देती है। निकोलाई क्रेवन को बताता है कि उसे एक बॉक्स में एक उंगली मिली है और किडनैपर्स $20 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं 48 घंटे के अंदर। क्रेवन अपने भाई की अंगूठी पहचान लेता है और अपने पिता से पैसे देने की जिद करता है, क्योंकि ये उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन निकोलाई मना कर देता है क्योंकि वो अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। इसके अलावा उसे लगता है कि दिमित्री पहले ही मर चुका होगा, क्योंकि अगर वो खुद उन किडनैपर्स की जगह होता तो यही करता, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ है। लंदन में कैलिप्सो को पता चलता है कि किडनैपर का नाम ओमर आमिर है और उसका ठिकाना अंकारा के एक मोनेस्ट्री में है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलती है, पता चलता है कि उसका इन्फॉर्मर असल में द आउटसाइडर के लिए काम करता है। वो एलेक्सी को फोन पर बताता है कि प्लान सही जा रहा है। कैलिप्सो क्रेवन को किडनैपर्स की लोकेशन देती है, लेकिन एलेक्सी ओमर को चेतावनी देता है कि शिकारी आ रहा है। टर्की में क्रेवन मोनेस्ट्री में घुस जाता है और एक एक करके गार्ड्स को मारता जाता है, लेकिन आखिरी गार्ड की चीख ओमर और उसके आदमियों तक पहुंच जाती है। क्रेवन ओमर को पकड़ लेता है और उसे खिड़की से फेंकने की धमकी देता है अगर वो दिमित्री का पता नहीं बताएगा तो। लेकिन तब जब ओमर उसे नाम से पुकारता है तो क्रेवन को एहसास होता है कि ये एक जाल था। वो पहाड़ पर छुपे स्नाइपर्स को देख लेता है और गोली लगने से पहले ओमार के साथ ही कूद जाता है, जिससे बिल्डिंग का वो हिस्सा गिर जाता है। मलबे में दबने से पहले ओमार उसे बताता है कि इसके पीछे राइनो का हाथ है। पुलिस के पहुंचने तक आउटसाइडर खुद वहां पहुंच चुका होता है और किसी को दखल देने नहीं देता। इस बीच इलेक्सी दिमित्री से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे छुड़ाने के लिए पैसे देने से मना कर दिया और ये भी दिखाता है कि उसका भाई उससे कुछ छिपा रहा था। जैसे ही क्रेवन मलबे से बाहर निकलता है, वो कैलिप्सो को कॉल करके बताता है कि ये सब एक जाल था और अब वो भी खतरे में है। उसी वक्त कैलिप्सो देखती है कि 5 आदमी उसकी बिल्डिंग में घुस चुके हैं। क्रेवन उसे एक सेफ लोकेशन पर ले जाने के लिए किसी को भेजने की बात करता है। दूसरी ओर एलेक्सी दिमित्री को अपनी ताकत का राज दिखाता है और बताता है कि उसे ये ताकत एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट से मिली है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत दर्दनाक होती है, इसलिए वो इसे बीच में ही रोक देता है। फिर वो दिमित्री को वही डील ऑफर करता है जो उसके पिता ने ठुकरा दी थी, ये कहते हुए कि उसे भी पूरी जिंदगी कम आंका गया है। दिमित्री इस बात को मानता तो है, लेकिन अपने परिवार से गद्दारी करने से इनकार कर देता है। एलेक्सी गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि तभी ब्रेंट आकर बताता है कि क्रेवन अभी भी जिंदा है, यानी दिमित्री को अभी भी जिंदा रखने में फायदा है। क्रेवन का पायलट कैलिप्सो को रशिया ले जाता है। वो बताती है कि उसके सभी कॉन्टैक्ट्स अचानक गायब हो गए हैं और केस बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तभी क्रेवन रुक जाता है और कहता है कि उसका शिकार किया जा रहा है। कैलिप्सो सोचती है कि कुछ क्रिमिनल्स मशीन गन लेकर झाड़ियों से निकलेंगे, लेकिन इस बार असली शिकार हो रहा था। क्रेवन पर एक बड़ा तेंदुआ छलांग लगाता है। कैलिप्सो हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि क्रेवन उससे ऐसे लड़ रहा है जैसे वो दोनों भाई हों। आखिरकार थक कर वो जानवर चला जाता है। इसी बीच आउटसाइडर एलेक्सी को बताता है कि उसका गुरु एक महान हत्यारा था, लेकिन उसकी जिंदगी क्रेवन के हिट लिस्ट में आने की वजह से खत्म हो गई, इसलिए वो उसे दुनिया भर में ढूंढता फिर रहा है। लेकिन एक परफेक्ट शिकारी को पकड़ना लगभग नामुमकिन है।
अब उसके पास पहली बार असली मौका है, क्योंकि क्रेवन की एक ही कमजोरी है, उसका भाई। इसके अलावा मोनेस्ट्री में मिले जहरीले तीर से भी एक नया खुलासा होता है। वो तीर सिर्फ रशिया के एक खास इलाके में मिलने वाले पौधों से बनाए गए हैं, जिससे क्रेवन के ठिकाने का पता लग जाता है। क्रेवन जानना चाहता है कि वो कौन सा लिक्विड था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन कैलिप्सो बताती है कि उसे भी नहीं पता और उसकी दादी की मौत हो गई थी इससे पहले कि वो इसके बारे में और कुछ बता पाती। इधर आउटसाइडर एलेक्सी को एक डार्ट लॉन्चर दिखाता है जो जहर इंजेक्ट करता है और शिकार को बुरी तरह डराकर धीरे धीरे पैरालाइज कर देता है। फिर एलेक्सी दिमित्री को मजबूर करता है कि वो अपने भाई को उस नंबर पर कॉल करे जो सिर्फ उसी के पास है। जैसे ही क्रेवन फोन उठाता है, एलेक्सी उसे भी माफिया पार्टनरशिप ऑफर करता है, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है जब क्रेवन बिना कुछ सुने ही फोन काट देता है। जल्दी ही कई गाड़ियां क्रेवन के ठिकाने पर पहुंचती हैं और एलेक्सी की आर्मी उसे पकड़ने के लिए फैल जाती है, लेकिन तभी जैगुअर उन पर हमला कर देता है और सबको तब तक पता नहीं चलता कि डिमिट्री भाग चुका है जब तक वो बहुत दूर नहीं चला जाता। वहां के जंगल में कई जानवर और खतरनाक जाल हैं जिनके बारे में सिर्फ क्रेवन को पता है। वो इसी का फायदा उठाकर एक एक करके गुंडों पर हमला करने लगता है। अपने आदमियों की चीखें सुनकर एलेक्सी ब्रेंट को एयर स्ट्राइक शुरू करने का ऑर्डर देता है। क्रेवन बमबारी से बचते हुए जंगल में भागता है, लेकिन तभी कुछ उसकी स्किन में घुस जाता है और उसके दिमाग में डरावने विजन्स भर देता है। ये आउटसाइडर के जहर का असर था। क्रेवन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आउटसाइडर फिर से वार करता है और उसे 2 और बार जहर लगा देता है। क्रेवन का शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगता है और आउटसाइडर उसे बेरहमी से पीटने लगता है। जैसे ही उसके साथी उसे गोली मारने के लिए तैयार होते हैं, आउटसाइडर ऑर्डर देता है कि डिमिट्री को भी ढूंढो, लेकिन तभी कैलिप्सो एक तीर मारकर आउटसाइडर की बाईं आंख फोड़ देती है। वो क्रेवन को वो बचा हुआ दवाई देती है जिसे वो उससे छुपा रही थी। दूसरी ओर डिमिट्री को पकड़ लिया जाता है और ब्रेंट उसे अलेक्सी के पास ले जाता है, ये कहते हुए कि क्रेवन मर चुका है। लेकिन वापस जाते समय कॉन्वॉय पर भैंसों का झुंड हमला कर देता है। डिमिट्री समझ जाता है कि ये उसके भाई का काम है और मुस्कुराकर अपनी बेल्ट कस लेता है। गाड़ियां पलटने लगती हैं और क्रेवन अचानक लौट आता है, ठीक उसी समय जब अलेक्सी अपने राइनो रूप में बदल चुका होता है। क्रेवन और राइनो आमने सामने भिड़ते हैं। क्रेवन उसे रोड पर धकेल देता है, लेकिन राइनो अपनी सींग से एक गाड़ी को हवा में उठा लेता है और उसे जोर से पटकता है। क्रेवन को समझ आता है कि उसके चाकू और तलवारें राइनो की मोटी चमड़ी में नहीं घुस पा रही हैं। ताकत में भी वो उसे मात नहीं दे सकता। तब वो राइनो को शब्दों से चोट पहुंचाने का फैसला करता है और कहता है कि उसके पिता सही थे, अलेक्सी हमेशा एक नाकाम इंसान रहेगा। गुस्से में आकर राइनो थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकाता है और क्रेवन उसके शरीर के उस हिस्से पर वार करता है जहां वो इंजेक्शन लगाता है। इससे वो कमजोर पड़ जाता है और क्रेवन एक रस्सी उसके चारों ओर लपेटकर दूसरी ओर एक भैंस को बांध देता है। अचानक झटका लगने से राइनो खींचा चला जाता है और भैंसों के झुंड के नीचे कुचल जाता है। क्रेवन उससे पूछता है कि उसकी पहचान किसने रिवील की। तभी डिमिट्री एक बंदूक लेकर आता है, लेकिन क्रेवन उसे किसी की जान लेने से रोक देता है। राइनो वैसे ही मर जाता है और अपने आखिरी शब्दों में कहता है कि काश उसने कभी इस परिवार को नहीं जाना होता। इस सब के बाद क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास जाता है और सच जानना चाहता है। निकोलाई कबूल करता है कि वो हमेशा जानता था कि क्रेवन ही हंटर है और वो इस पर गर्व करता था। राइनो से निपटने के लिए उसने खुद क्रेवन की पहचान रिवील की थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका बेटा अपने दुश्मन को हरा देगा। क्रेवन कहता है कि उसने डिमिट्री की जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन निकोलाई जवाब देता है कि उसने अपने बेटे की काबिलियत पर भरोसा किया था। वो चाहता था कि ये सब परिवार को एकजुट करे और क्रेवन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी भूमिका समझ आए। लेकिन क्रेवन चुपचाप अपने पिता की बंदूक से गोलियां निकालकर वहां से चला जाता है। जब निकोलाई के पास एक भालू आता है तो उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं होता। 1 साल बाद क्रेवन डिमिट्री के रेस्टोरेंट में उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने जाता है। डिमिट्री कहता है कि वो ट्रॉमा से उबर गया है और अब वो खुद को एक नया इंसान महसूस करता है। उसने एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट से मुलाकात की जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया है। क्रेवन को कुछ पुराने माफिया क्लाइंट्स दिखते हैं और समझ जाता है कि डिमिट्री ने उसके पिता के बिजनेस संभाल लिया है। क्रेवन को यह सही नहीं लगता तो डिमिट्री उसे पाखंडी कहता है और कहता है कि वो भी अपने पिता की तरह ही है, उसे सिर्फ अपनी परवाह है। क्रेवन उसका पीछा करता है और देखता है कि अचानक उसकी शक्ल बदल जाती है
और वो खुद उसके जैसे दिखने लगता है। दिमित्री अब किसी की भी आवाज नकल कर सकता है और अब उसे किसी और का रूप लेने से कोई नहीं रोक सकता। अलेक्सी और निकोलाई के हट जाने के बाद उसके पास क्राइम की दुनिया का राजा बनने के लिए सब कुछ है। आखिरकार वो अपने भाइयों में सबसे ताकतवर बन चुका है। दिल टूटे क्रेवन घर लौटता है और अपने पिता का एक तोहफा पाता है, जानवरों की खाल से बना एक कोट और एक चिट्ठी जिसमें निकोलाई उसे शिकार जारी रखने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।